हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और मैं आप लोगों को बतलाऊंगा क्लास 6 से लेकर 12 तक का मैथ और साइंस। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने तय किया था कि मैथ को समझने के लिए उनके बेसिक चीजों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उनकी बेसिक चीजों को समझेंगे मैथ के। तो चलिए बिना किसी बकवास के हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैथ का बेसिक चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना है कि संख्या यानी कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स के बारे में आप सभी कोई जानते ही हैं, नंबर्स तो हर कोई लिखता ही है। तो संख्या यानी कि नंबर्स एक ऐसा गणितीय संकेत है जिसका प्रयोग किसी भी वस्तु को गिनने में, मापने में या गणना करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया जाए आपके घर में एप्पल हो और आपको काउंट करना कि कितने एप्पल है, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है आपके पास। सपोज दैट आपके पास 8 है तो आप बोलोगे एप्पल हमारे पास 8 है, यानी 8 एप्पल। तो ये जो वर्ड हम लोग यूज किए हैं यही वर्ड संख्या कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो अ नंबर इज अ मैथमेटिकल सिंबल यूज्ड टू काउंट, मेजर और कैलकुलेट समथिंग, यानी किसी भी चीज को कैलकुलेट करने में, उसका मेजरमेंट करने में। मेजरमेंट दैट मींस कि वो कितना है। जैसे सपोज कीजिए कि आप ट्रेवल कर रहे हो, तब कितना किलोमीटर ट्रेवल किए, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अगर आप 20 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो आप लिखते हैं 20 किलोमीटर। तो यहाँ ये जो लिखे 20 यही है संख्या। तो ये तो आप जानते ही हैं। खैर, आगे अब हम लोग बात करते हैं कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं। संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारे पास संख्या का सबसे पहला टाइप्स आ जाता है जिसको आप लोग लिखते हो, गिनते हो, काउंट करते हो, वो है हमारा प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर वैसा नंबर जो 1 से शुरू होता है और जो इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट मतलब एक ऐसा शब्द है, इनफाइनाइट एक ऐसा वर्ड होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है। यानी इनफाइनाइट को कभी आप माप ही नहीं सकते हो तो कितना है, आप बता नहीं सकते हो कि इनफाइनाइट क्या होता है। यानी अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं हो, अनंत, कोई अंत ना हो। तो आप जब 1 से लेके काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लाख जाएंगे, 10 लाख जाएंगे, खरब जाएंगे, 10 खरब जाएंगे, मील जाएंगे, पदुम जाएंगे, बहुत सारे चीज जाएंगे आप। लेकिन कितना तक काउंट करोगे, आप काउंट करते भी जाएंगे लेकिन भी आप बुढ़ा भी जाओगे ना काउंट करते करते, फिर भी खत्म नहीं होगा। इसलिए हमारा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाता है, लेकिन बिगेस्ट जो होता है वो इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। दूसरा हमारा टाइप्स हो जाता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब ये पूर्ण संख्या क्या है, तो अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर में, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारा 1 से शुरू हो रहा है, और उसी 1 में अगर हम जीरो ऐड कर दे, उसके पहले जीरो लगा दे, तब वो नेचुरल नंबर ना होकर के हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी हो जाती है जीरो और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि आप इसको भी काउंट नहीं कर सकते हो कि कितना जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब अगला हमारे पास तीसरा टाइप हो जाता है नंबर के पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर आपका कहीं ना कहीं होल नंबर ही है, बस इसमें क्या होता है कि एक तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं और एक तरफ नेगेटिव। यानी जब होल नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग इसको पूर्णांक के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें हमारा होल नंबर जीरो से शुरू होता है तो 0 1 2 3 ये भी करके इनफाइनाइट तक जाएगा। भैया हम कितना लिखेंगे, मेरा बोर्ड तो इतना ही है, लिखते भी जाएंगे तो हम पूरा दीवार में लिख देंगे, खत्म नहीं होगा, इसलिए हम इतना ही लिखते हैं। ठीक है, अब इधर भी हम लोग, ये हो गया पॉजिटिव, अब उसी का जस्ट नेगेटिव हम लोग इस साइड लिखेंगे। सर ये क्या, आप नेगेटिव को इधर क्यों लिखे हैं, आप पॉजिटिव इधर क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब हम लोग ऐसे बढ़ते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते, बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं।
तो जब ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं मतलब जाहिर सी बात है पहले हम लोग पहला सीढ़ी चढ़े और जब आप अगला सीढ़ी जाओगे तो अगला सीढ़ी ऊपर ही तो होता है। तो जीरो के बाद आपका बड़ा हुआ वन, वन से बड़ा हुआ टू, टू से बड़ा हुआ थ्री। लेकिन जब उधर जाओगे तो आप घटोगे, जीरो के पहले माइनस वन के पहले माइनस टू, माइनस वन के पहले माइनस टू के पहले माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज क्लियर करना जरूरी है कि वन से जो इधर है दैट इज राइट साइड में, अगर हम राइट साइड की बात करें, जीरो से राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जीरो के लेफ्ट साइड में बात करें तो जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नंबर हमारे नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम लोग इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहते हैं। अब रही बात ये भाई साहब जीरो का, कि जीरो एक ऐसा भाई साहब है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ये आप कभी भी गलती नहीं करोगे कि जीरो को नेगेटिव बोल दे या जीरो को पॉजिटिव बोल दे। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो उम्मीद है इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए तो अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग का अगला टाइप्स हो जाता है सम संख्या। सम संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवन नंबर, यानी एक ऐसी संख्या जो दो का टेबल में आता हो, जो दो का टेबल में आता है या जो दो से पूरी तरीका से डिवाइड हो जाए, डिवाइड करने के बाद बिल्कुल भी रिमाइंडर नहीं बचता हो, तो हम उसे क्या करते हैं, इवन नंबर कहते हैं। यानी कि अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 is known as even number. For example 2, 4, 6, 8, 10 and so on। ये भी बहुत जाएगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, है ना, 200 होगा या 19998 होगा। ये सारे आपके क्या है, इवन नंबर होते हैं। अच्छा एक चीज है कि इवन नंबर वैसी नंबर को कहा जाता है जो दो से डिविजिबल है। अब अगर आपको किसी को चेक करना है कि इवन है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले उस नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 2 2 9 जा 18, 1 बच गया, ये 9 आया, 2 9 जा 18, 1 बच गया, ये 9 आया, 2 9 जा 18, 1 बच गया, अब ये 8 आया, तो 2 9 जा 18। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर बिल्कुल भी हमारे पास 0 बच गया है। तो ये पूरा पूरे डिवाइड चला गया, मतलब कि आपका 19998 आपका क्या है, इवन नंबर है। तो हम हर बार ऐसे डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे। तो क्या है इसके तरीके जानने का, तो तरीका ये है कि आपको उस नंबर का यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक को देखना है। अगर इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर अगर आपको दिखे यूनिट प्लेस में, तो इसका मतलब वो क्या है, इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 1 0 10 यूनिट में क्या है, 0 है, 1 2 यूनिट में 2 है, 1 4 यूनिट में 4 है, 1 6 यूनिट में 6 है, 1 8 यूनिट में 8 है। तो ये अगर यूनिट प्लेस में आपका 0 2 4 6 8 नजर आए, इसका मतलब वो क्या है, आपका इवन नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है विषम नंबर यानी कि ओड नंबर क्या है, विषम संख्या ओड नंबर क्या होते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा, वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। यानी जब भी आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बच जाएगा, आपके पास 1 बचेगा। तो ये क्या है, 1 जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करने जाओगे तो 2 1 जा 2, आपके पास 1 बच गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 1। तो हमेशा रिमाइंडर आपका 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचेगा, इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। अच्छा फिर से वही चीज, अगर कोई बहुत बड़ी संख्या हो और अगर आपको पहचानना है कि वो इवन है या ओड है, तो इवन का तो आप समझ गए कि कैसे पहचानोगे। ठीक उसी तरीका से ओड में आपको क्या करना, देखना है कि इकाई अंक में क्या 1 है।
या तो 3 है या 5 या 7 या 9। अगर ये सारे नंबर आपको यूनिट में दिखाई दे, इनमें से कोई भी नंबर यूनिट में दिखाई दे, इसका मतलब क्या है, वो ऑड नंबर है। ठीक है, अब अगला हमारे पास आ जाता है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। इसको हम लोग दूसरे एक और नाम से जानते हैं, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या भी इसको कहा जाता है, यानी वे प्राकृतिक संख्या जो एक से बड़ी होती है। हमेशा याद रखना है, हमारा जो अभाज्य संख्या होता है वो हमेशा एक से बड़ा ही होगा, कभी भी एक से छोटा नहीं होगा, और जिनकी केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, गुणनखंड। हालांकि हम लोग इसके बाद गुणनखंड के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए इसको दूसरे शब्दों में कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक से बड़ी हो और जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो। तो अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो वैसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है, और 1 से, यानी जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। इसके अलावा अगर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा हो तो आप उसे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें 2 का, तो 2 किसी का टेबल में नहीं आता है, ये सिर्फ आएगा 1 का टेबल में और 2 का टेबल में। 3 भी किसी का टेबल में नहीं आता है, ये सिर्फ 1 का टेबल में आएगा, 1 2 3, और सिर्फ 3 का टेबल में आएगा। 5 भी किसी का टेबल में नहीं आता है, ये सिर्फ 1 में आएगा और 5 में आएगा। 7 भी नहीं आता है, 1 में आएगा, 7 में आएगा। 11 भी 1 में आएगा, 11 में आएगा, इसके अलावा किसी में नहीं आएगा। 13 की बात करें तो ये भी वही तरीका से है, 1 में आएगा और 13 में आएगा। यही है फैक्टर। फैक्टर का मतलब ही होता है कि वो किसके किसके टेबल में आता है। फैक्टर दैट मींस किसके किससे डिवाइड हो रहा है, किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम 2 की बात करें तो 1 और 2 से बस डिवाइड हो रहा है, तो यही इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ दो ही फैक्टर हो रहे हैं, यहाँ भी सिर्फ दो ही फैक्टर है, यहाँ भी सिर्फ दो ही फैक्टर है। तो जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं हम उसे ही प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाता है, 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। आगे और क्या होगा ये आप जरूर हमको कमेंट में बताएंगे। उसके बाद हमारा आगे होता है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो जिस तरीका से सम का उल्टा विषम है, ठीक उसी तरीका से अभाज्य का उल्टा भाज्य है। अभाज्य मतलब जो किसी से भाग ना जाए, अभाज्य मतलब जो सबसे भाग जाए, मतलब किसी से भी भाग जा सकता है, जिससे जाना होगा उसी से जाएगा, किसी से भी कैसे जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सर कि वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो हम उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस 4 के बारे में तो सर जैसा कि हम बता चुके हैं कि गुणनखंड दैट मींस वो किसका किसका टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम 4 की बात करें तो सर 4 1 से भी डिवाइड जाएगा, 2 से भी डिवाइड जाएगा और 4 से भी डिवाइड जाएगा सर। तो 4 हमारा 3 चीजों से डिवाइड जा रहा है, यानी इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए ना, यानी ये प्राइम ना होकर के क्या हो जाएंगे, कंपोजिट हो जाएंगे। यानी जो 1 और अपने आप के अलावे किसी और से भी डिवाइड जा रहा हो, तो ये 2 से जा रहा है। अगर हम 6 के बारे में बात करें तो 6 1 से भी जाता है सर, 2 का टेबल में भी आएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। इसके तो 4 फैक्टर हो गए, तो ये भी आपका हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। 8 भी उसी तरीका से होंगे, आपका 1 पे जाता है, 2 से जाता है, उसके बाद आपका 4 से जाएगा, उसका खुद 8 से जाएगा। तो इस तरीके से सारे नंबर अपने आप के अलावे और भी किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए इन सारे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो उम्मीद है आपको कंपोजिट नंबर और अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप एक बार हमको कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग।
चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं संख्याओं के जोड़ के बारे में। ऐसे अगर हम लोग देखें तो संख्या के और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इन सभी चीजों के बारे में जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे किसी भी क्लास का, तो उस समय हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के बारे में। तो सबसे पहले जोड़ के बारे में बात करते हैं कि संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब हम नर्सरी क्लास में थे या यूकेजी एलकेजी में थे, 1 क्लास में थे, तो हम लोग को कैसे जोड़ना सिखाया जाता था कि अगर आपके पास 2 पेन हैं और आपके दोस्त के पास 4 पेन हैं, तब दोनों को मिला दिए तो टोटल कितना पेन हो गया। तब क्या करते थे, 1 2 इधर इधर 1 2 3 4, अब दोनों को काउंट कर देते थे 1 2 3 4 5 6, तब झटाक से जवाब देते थे कि सर 6 पेन है। ठीक है, 6 पेन हमारे पास है। तो अगर हम जोड़ का सिंबल बोले यानी संकेत, जोड़ को किस तरीके से पहचाना जाता है, तो जोड़ का सिंबल जो होता है, एडिशन का सिंबल जो होता है, इस तरीका से प्लस, इसको प्लस कहा जाता है, प्लस का साइन होता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, जोड़ने का नियम को देखते हैं। अगर आपके पास 2 है, 1 है, 5 है और उसमें आपको ऐड करना है 2 4 3, अब इसको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड का साइन देंगे। अब जोड़ना है तो हमेशा यूनिट तरफ से जोड़ा जाता है, कभी भी बीच से या इधर से नहीं जोड़ना है। आपको जब भी ऐड करेंगे इस साइड से ऐड किया जाता है। तो देखिए अभी आपके दोस्त के पास मान लिया जाए 5 रुपया है और आपके पास 3 रुपया है, अब दोनों आपस मिला दिए तो हो गया सर टोटल 8 रुपीज। तो आप नीचे लिख दिए 8। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 1 रुपीज है, यहाँ पे 4 रुपीज है, दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, दोनों का ऐड कर जाएंगे हो जाएगा 4। तो इस तरीका से अगर हम लोग देखें तो ऊपर है हमारे पास 250 रुपीज, ये कोई जरूरी नहीं है कि पैसा ही हो, आप कुछ भी समझ सकते हैं इसको। तो 250 रुपीज और नीचे है 243 रुपीज। अब दोनों को ऐड कर दिए तो आपके पास टोटल हो गया 458 रुपीज। इतना सारा पैसा हम कब बल्ले बल्ले हो जाओगे। ठीक है, अब अगला आपके पास कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2 6 5 8 4 9, ये क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास कैरी वाला क्वेश्चन, जिसको हासिल जोड़ कहा जाता है। ठीक है, कैरी क्वेश्चन करना है। अब आपके पास 9 रुपीज है, आपके दोस्त के पास 5 रुपीज है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसे काउंट करेंगे ना, 9 में फिर 5 ऐड करेंगे, 9 10 11 12 13 14, अब आपके पास हो गया 14 रुपीज। तो 14 का हमेशा आप याद रखेंगे यूनिट को ही हमेशा पहले लिखना है, यहाँ 4 लिखेंगे। अब ये जो 1 है कैरी में चला गया, यानी इसको अब इसके ऊपर लिख दीजिए समझने के लिए ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके दोस्त के पास 6 रुपीज है और आपके पास 4 रुपीज है, तो 6 और 4 हो गया 10। तो आपके पास 10 रुपीज तो हो गया, लेकिन बगल वाला सब कितना ले चुके हैं पहले ही 1, तो आपके पास टोटल क्या हो गया 11। तो अब 11 का फिर से पहला यूनिट को रखेंगे 1 को, और ये वाला फिर से छूट जाएगा। अब फिर ये जाएगा अगला के पास, तो 1 छूट गया, ये 1 यहां चला आया। अब 2 और 8 हो गया 10 और ये 1 11। तो अब 11 का पूरा 11 ही हम लोग लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आगे अब कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक चाहे तो एक और बड़ा सा क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम लोग 3 उसका 6 2 5 4 3 4, कोई भी क्वेश्चन ले लिए, ऐसे ही हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 और 4 हो जाता है 6 और 3 9। चूंकि यहाँ पे 10 से ज्यादा कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी हासिल वाला काम नहीं करेंगे। अब 3 और 4 7 हो गया हमारे पास, अब 3 और 5 8 हो गया हमारे पास।
तो उम्मीद है आप लोगों को जोड़ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे घटाव के बारे में, क्योंकि बेसिक चीज है और आप लोग सभी कोई ये चीज जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बेसिक चीज है इसलिए हम इसको देखते जा रहे हैं थोड़ा सा। सबट्रैक्शन, इसको इंग्लिश में सबट्रैक्शन करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है सर सबट्रैक्शन का? इसका सिंबल होता है हमारे पास ऐसे माइनस, ठीक है, इसको माइनस कहा जाता है, माइनस। चलिए आगे बात करते हैं। अब माइनस को कैसे समझेंगे? मान लिया जाए आपके पास 10 टॉफी है। अब 10 टॉफी में कोई आपको बोल दे कि ये 10 टॉफी में भैया आप 3 टॉफीज अपने दोस्त को दे दो, तब तो आपका मुंह कान खुल जाएगा, आप तो गुस्सा हो जाओगे, मेरा टॉफी हम क्यों दे भाई मेरा दोस्त को, लेकिन देना तो पड़ेगा। तो चलिए आपके पास 10 टॉफी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉफी है। अब इसमें 3 टॉफी दे दी अपने दोस्त को, चलिए 3 टॉफी अपने दोस्त को दे दिए, तब आपके पास कितने टॉफी बच गए? 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 टॉफीज बच गए, आपके पास 7 टॉफी बच गए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग किसी बड़े नंबर के बारे में बात करते हैं, जैसे 7 8 4 में आपको 2 5 3 माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए आप कि आपको 3 रुपीज चाहिए, हम लोग ऐसे समझे आपको चाहिए 3 रुपीज, मम्मी के पास है 4 रुपीज, है कि नहीं? आपको 3 रुपया चाहिए और आपकी माँ के पास है 4 रुपया, तो माँ से मांगे जाओगे तो माँ आपको दे सकती है, क्योंकि माँ के पास है एक्स्ट्रा पैसा। तो 4 रुपया में आपको 3 रुपया दे दिए, तो मम्मी के पास कितना पैसा बचा? सर मम्मी के पास तो 1 रुपया बचा, तो अब 1 रुपया को मम्मी अपना तिजोरी में रख दी, है कि नहीं? अब अगर हम लोग आगे आए तो फिर से अब यहाँ पे इसका अलग कहानी है, इसको 5 रुपया चाहिए, भैया आपको चाहिए था 3 रुपया, आपको दोस्त को चाहिए 5 रुपया, लेकिन इसकी माँ के पास तो है 8 रुपया, तो 8 रुपया में 5 रुपया ये मम्मी अपना बेटा को दे दी, तो क्या बचेगा मम्मी के पास? 8 में 5 रुपया दे दी, तो मम्मी के पास बचेगा 3 रुपया, मम्मी भी अपना पैसा को रख देती चोरी में, नहीं तो पता नहीं आपको लेके उड़ जाओगे इसको भी, है कि नहीं? उसके बाद फिर से आएंगे, अब आपको चाहिए 2 रुपीज, लेकिन आपके मम्मी के पास है 7 रुपीज, तो मम्मी बिल्कुल ही दे सकती है आपको, तो 7 में 2 चला गया तो बच जाएगा 5, ये भी बैंक में अपना तिजोरी में रख दिया। तो इस तरीका से अगर हम 784 में 253 माइनस करते हैं तो हमारे पास 531 रुपीज बच जाता है। तो चलिए यहाँ तक पहले नोट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कैरी वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आप लोग क्या करते हो, जिद कर देते हो पैसा के लिए, जबकि आपकी मम्मी के पास होता ही नहीं है। तो वैसे कंडीशन में मम्मी आपको कहीं ना कहीं से तो देगी ही, क्योंकि आपको काम है। तो चलिए कुछ कैरी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो कैरी वाला क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं कि जैसे सेम क्वेश्चन ही ले लेते हैं, जैसे 8 है, 7 है, 5 है, 3 है। अब इसमें आपको 2 4 5 ये आपको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर आपको चाहिए 5 रुपया, मम्मी के पास है 3 रुपया, अब तो आप जिद पकड़ लिए हमको पैसा चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, है कि नहीं? तो मम्मी देगी कहाँ से? आपको 5 रुपया ही चाहिए, मम्मी के पास 3 रुपया है। सब क्या करेगी मम्मी, बगल वाला पड़ोसी के घर में जाएगी और इससे कैरी मांगेगी, पैसा उधार में मांग कर आपको देगी, है कि नहीं? तो ये जब उधारी मांगेगी तो यहाँ पे 3 रुपीज है, तब ये 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज आप समझना है कि अगर ये एक इसको दे दिए, अगर ये एक इसको दे दिए तो इनके पास कम होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो
अगर 5 है तो अब कितना हो जाएगा इसके पास, 4 हो जाएगा। चलिए तो पहले हम लोग यहाँ का काम करते हैं। तो अब मम्मी के पास 13 रुपया है, आपको चाहिए 5 रुपया, तो बिल्कुल ही मम्मी आपको 5 रुपीज दे सकती है। तो 13 में 5 चला गया। अगर आपको नहीं आता तो फिर से वही लाइन खींच सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 5 माइनस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 खत्म। तो क्या बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास 8 बच गया। आपके पास ना है, आपकी मम्मी के पास। आप कहां से बचाओगे 8 रुपीज, आपके मम्मी के पास 8 रुपीज बच गया। अब इसकी बारी, अब यहाँ पे 4 रुपया चाहिए इस बंदा को, इसकी मम्मी के पास भी 4 रुपया है। तो चलो भाई, माँ तो माँ होती है, आपको 4 रुपये चाहिए, माँ के पास 4 रुपये, माँ 4 रुपये दे दिया आपको। चलिए बताइए, तो माँ अगर 4 रुपये दे दी तो माँ के पास कितना बचा, चलिए बताइए जल्दी। तो सर माँ के पास तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आप तो सब ले गए लुटेरा लोग। माँ के पास बच गया 0, कुछ भी नहीं है कि नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस बंदा को चाहिए 2 रुपीज और इसकी मम्मी के पास है 7 रुपीज। तो मम्मी बिल्कुल ही 2 रुपीज दे सकती है ना, तो मम्मी के पास बचेगा 5 रुपीज। तो उम्मीद है आपको कैरी का सब्ट्रैक्शन भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं गुणा के बारे में, कि हम लोग गुणा कैसे अब करेंगे। चलिए गुणा के बारे में बात करते हैं। गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन गुणा। तो गुणा का फंडा क्या है, क्या है आखिर ये गुणा का फंडा। तो समझना ये है कि गुणा जो होता है वो समान संख्याओं को जोड़ने का एक सरल तरीका होता है। अगर समान संख्या यानी एक ही संख्या बहुत बार आपके पास हो तो उसको जोड़ने का एकदम सरल तरीका, एकदम आसान सा तरीका होता है गुणा। जैसे सपोज दैट आपके पास, या हम लोग चाहे इसका पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट वे ऑफ एडिंग इक्वल नंबर। मल्टीप्लिकेशन is a short way of adding equal number यानी एक समान नंबर को जोड़ने का ये सबसे सरल तरीका होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया जाए आपके पास 2-2 का सिक्का 5 बार हो, मतलब 2-2 का सिक्का 5 हो आपके पास, 1 2 3 4 5 आपके पास 2-2 का सिक्का है। अब कोई मुझे बताओ आपके पास टोटल कितना पैसा है, तो आप क्या करोगे, 2 4 8 10 10